आ रही हूँ। कौन है? आपा मैं सानिया। सानिया कौन? आपा एक मिनट दरवाजा खोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ना दरअसल मैंने ना जल्दी जल्दी में उल्टी शलवार पहनकर आ गई हूँ। वो मेरे हस्बैंड हैं। क्या मैं एक मिनट के लिए आपका वॉशरूम यूज कर लूँ? फौरन से बस शलवार सीधी करके पहन लूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शोर मचाया तो जान से जाओगी बुढ़िया। चलो ना। चल। मेरा नाम लुबना वसीम है। वसीम मेरे वालिद का नाम था। मैं बीकॉम हूँ। जब मेरे बीकॉम के एग्जाम्स खत्म हुए तब मेरे लिए रेहान का रिश्ता आ गया। रेहान मेरा दूर का रिश्तेदार था। जब अम्मी ने मुझसे शादी के बारे में पूछा तो मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं रेहान को पसंद करती थी, वो भी मुझे पसंद करता था। हमारी शादी हो गई। लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद मुझे इस बात का अंदाजा हो गया कि रेहान एक नंबर का हद हराम इंसान है। जब मेरा बीकॉम का रिजल्ट आया तब वो मुझ पर जॉब के लिए दबाव डालना शुरू हो गया। फिर क्या, मैं ऑफिस जॉब के लिए रुलती रही, लेकिन जॉब तजुर्बे की बिना पर मिलती है, जो कि मेरे पास नहीं था। बहरहाल मैं कोशिशें करती रही और बिलाखिर मुझे एक फर्म में असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब मिल गई। मेरे बॉस बहुत ही अच्छे इंसान थे। शुरू में तो मेरी सैलरी कम थी क्योंकि मैं काम सीख रही थी, लेकिन फिर कुछ ही महीनों के बाद जब मैं काम सीख चुकी थी तो मेरी सैलरी माकूल हो गई। मुझे ऑफिस आने जाने में बहुत मुश्किल होती थी। जब ये बात मैंने अपने बॉस को कही तो उन्होंने एक छोटी गाड़ी ड्राइवर के साथ हमें दे दी, जिसमें ऑफिस की दूसरे फीमेल स्टाफ भी पिक एंड ड्रॉप की सर्विस लेती थी। मुझे इस फर्म में जॉब करते हुए 3 साल का अरसा हो गया था। इन 3 सालों में मैं एक बेटे और बेटी की माँ भी बन गई। मैं और रेहान एक रेलवे लाइन की तरह की जिंदगी गुजार रहे थे। इन 3 सालों में रेहान की असलियत खुलकर मेरे सामने आ गई थी। हम लोग 2 अलग अलग दुनिया के लोग थे जो कभी एक नहीं हो सकते थे। लिहाजा मैंने रेहान से तलाक ले ली और बच्चों को आपा के पास छोड़कर जॉब पे जाना शुरू कर दिया। इद्दत के वक्त भी मुझे मेरी सैलरी मिलती रही, जैसे बच्चों की पैदाइश के वक्त मिलती रही थी। मैंने बताया ना, मेरे बॉस अच्छे इंसान थे। ये तो मुझे कहाँ लाए हो वली मोहम्मद? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मैम। तो वो तो गाड़ी में भी कर सकते हो।
बात बहुत जरूरी है, सुकून से कर रहे हैं बात, इसीलिए यहाँ लाया हूँ। देखो तुम अच्छी तरीके से जानते हो मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। जी पता है, मगर मैंने भी तो इस वक्त का कई महीनों से इंतजार किया है। कल बात कर लूंगी। प्लीज मैम, मेरी जिंदगी का सवाल है, बहुत जरूरी बात है। आप यूँ समझे कि आपकी गाड़ी ट्रैफिक में फंस गई। प्लीज। मैं जब से जॉब कर रही थी तब से वली मोहम्मद वहां का ड्राइवर था। उसने कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी, लेकिन उस दिन न जाने उसके दिल में क्या आया कि वो मुझे अचानक एक पार्क में ले गया। मैं बहुत नर्वस थी, मुझे शदीद गुस्सा भी आ रहा था कि घर पर बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं और ये मुझे पार्क ले आया है। लेकिन फिर इंसानियत के नाते मैं उसकी बात सुनने के लिए राजी हो गई। जल्दी बोलो, क्या बात है? मैम आप माइंड तो नहीं करेंगी? माइंड करने वाली बात हुई तो माइंड भी करूंगी। मैम मुझे पता है आप बहुत दुखी हैं, रेहान साहब ने आपके साथ ठीक नहीं किया। तुम मेरा पर्सनल मैटर डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? नहीं मैम, मैं तो अपना मैटर। कहो, चुप क्यों हो गए हो? देखिए आप मुझे अच्छी लगती हैं, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गए? औकात का अंदाजा है तुम्हें अपनी? हैसियत क्या है तुम्हारी? मैं अभी बॉस को फोन करके तुम्हें अभी नौकरी से निकलवाती हूँ। सॉरी मैम। सॉरी का बच्चा। मैम कुछ ख्याल करें, देखें सब लोग देख रहे हैं। तू देख, मैं तुझे कल ही नौकरी से निकलवाती हूँ, समझा? मैम मुझे वली मोहम्मद की बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे दिल खोलकर जलील किया था। गुस्से में मैंने उसे नौकरी से निकलवाने की धमकी भी दी थी। लेकिन न जाने क्यों वली मोहम्मद मेरे दिमाग में जैसे घुस के रह गया था। मैं सारी रात सो नहीं पाई, करवटें बदलती रही और उसी के बारे में सोचती रही। मैंने दिल ही दिल में ये इरादा कर लिया था कि मैं उसे जॉब से जरूर निकलवा दूंगी। एक तो वैसे ही तलाक के बाद मेरी जिंदगी फ्रस्ट्रेटेड गुजर रही थी, मर्दों से तो मैं नफरत करती ही थी, ऊपर से वली मोहम्मद की इस हरकत ने मुझे मजीद अजीब कर दिया। मैं इसी कश्मकश में सो गई और जब अगली सुबह मैं उठी तो मैं कुछ और थी। आधा है चंद्रमा रात आधी, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी, मुलाकात आधी। आधा है चंद्रमा। रात को मुझ पर जो कैफियत तारी हुई थी, सुबह में उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। तलाक के बाद पहली दफा मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं भी एक जिंदा औरत हूँ, मेरे सीने में भी दिल है। उस रोज मैंने अपनी पसंद का गाना सुना, खुद अपने आप को तैयार किया। मैं अंदर से बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। आधे ढलके नयन, आधे ढलके नयन, आधी पलकों में भी है बरसात आधी। उस रोज मैं अपने हवास में नहीं थी, मुझ पर एक सहर सा तारी हो गया था। वली मोहम्मद उसी तरह मुझे पिक करने आया। चलो भी मेरे साथ, अब क्या तुम्हें दावत देनी पड़ेगी? आओ। कल तुम मुझे यहीं लाए थे ना?
जी मैडम, मुझसे गलती हो गई। मुझसे दोस्ती करना चाहते हैं? मैंने आपसे माफी मांग ली थी। वली मोहम्मद, एक औरत और मर्द की दोस्ती का मतलब समझते हो तुम? जी। तो फिर मिलाओ हाँ। तलाक के बाद मेरी जिंदगी में जो खला आ गया था वो वली की दोस्ती ने पुर किया। मैं और वली एक दूसरे के लिए लाजिम मलजूम हो गए थे। मैं वली की मोहब्बत में इतनी अंधी हो गई थी कि मैंने अपने बच्चों को ही फरामोश कर दिया। मैं अपने बच्चे आपा के पास छोड़कर वली के साथ रहने लगी। अजीब मां थी मैं। एक मर्द की मोहब्बत में मैंने अपने बच्चों की मोहब्बत फरामोश कर दी, उन्हें भूल गई मैं। शायद मुझ जैसी माँ के लिए ही संगदिल माँ का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। किताबों में बिल्कुल ठीक ही लिखा है, मोहब्बत अंधी होती है। वली से मोहब्बत के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई थी। ऑफिस के बाद वली का एक दोस्त एक नई गाड़ी के साथ हमें पिक करता। हम बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाते। ये हमारा रोज का मामूल हो गया था। मेरे जहन में आता कि वली का दोस्त आखिर करता क्या है। रोज नई नई गाड़ियां, 4-5 हजार का खाना और कभी कभी अचानक रात में वली का गायब हो जाना। कभी अचानक रात में वली का गायब हो जाना मेरे दिमाग में कई सवालात पैदा कर रहा था। लेकिन वली की मोहब्बत उन सवालात पे हावी हो जाती। अब फिर एक दिन मुझे पता चला कि वली और वकार डाकू है। 1 दर्जन अंडे और 1 किलो शक्कर दे दीजिए। जल्दी कैश निकाल सारा, जल्दी कर साले, निकाल वरना ठोक दूंगा। जल्दी कर, जल्दी कर। ओए पुलिस, हौसला कर यार, मामूली जख्म है। शुगर कर गोली हड्डी में नहीं लगी, सिर्फ छू के गुजर गई। और तू क्या इधर दूध बनी खड़ी है? जा अपना कोई दुपट्टा लेकर आ, पट्टी करनी है। तुम लोग डाका डालते हुए ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? तुझे बताते तो क्या कर लेती? वो ये पकड़वा देती। ये जो तू रोज रोज अयाशी करती है ना, इसी काम की वजह से करती है। इसको ये भी अच्छी तरह समझा दे, इस डाके में ये भी शामिल थी। अगर पुलिस ने हमें पकड़ा
तो ये भी नहीं बचेगी। समझ गई ना? अब एक काम कर, अच्छी सी चाय लेकर आ। तू अभी तक यहीं खड़ी है, जा। पिछले 3-4 माह से मैं जिस इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ, अपने बच्चों को बुलाए बैठी हूँ, वो शख्स एक डाकू है। वली मोहम्मद, कश्मीर का नामी ग्रामी डाकू, कत्ल के कई केसेस में मुलव्वस, एक मोस्ट वांटेड। और मैं एक ऐसी बदनसीब औरत थी जो उसके चुंगल में बुरी तरह फंस गई थी। मेरी कैफियत ऐसी थी कि ना मैं निकल सकती थी और ना ही मैं उगल सकती थी। चल अब मान भी जा। अच्छा एक बात बता, तुझे यार की यारी प्यारी है या उसका धंधा? डोंट टच मी। ठीक है, नहीं करता। ये बताओ कि तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? ये अचानक तुझे शादी की क्या पड़ गई? मैं और तू एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये काफी नहीं है? वली मुझसे एक वादा करो, तुम ये सब काम छोड़ दोगे। देख यार, मैं अगर चाहूं भी तो ये नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अब तू खामखा मेरा मीटर शार्ट कर रही है। अगर मेरा मीटर ज्यादा शार्ट हो गया ना तो ये गोली तेरे भेजे में उतार दूंगा, फिर ये लव स्टोरी का दी एंड हो जाएगा। पहले तुम्हें रोती थी तो तुम मुझे मना लेते थे, तुम गोली मारोगे। बुरी लगने लगी हो ना, दिल भर गया मुझसे। खामोश साली, ना खुद सोती है ना दूसरों को सुने दे रही है। 2-3 दिन में वकार का पैर बिल्कुल ठीक हो गया और उसी दौरान मेरा और वली का ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक हो गया था, बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल। अब मैं भी वली की गैंग का मेंबर थी। वली, वकार और मैं, हम तीनों ने मिलकर कई वारदातें की और अब तो हम बंगले में भी डाके डालना शुरू हो गए थे। हफ्ते में एक डाका तो लाजमी था। वली की सोच थी कि डाके के लिए 3 अफराद काफी है। जितने ज्यादा लोग होंगे पकड़े जाने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। जिस तरह पुलिस के मुखबिर होते हैं उसी तरह डाकुओं के भी मुखबिर होते हैं, जो पूरी रिसर्च के बाद बताते हैं कि किस बंगले में कौन कौन रहता है, उनकी क्या रूटीन है, अंदर का क्या नक्शा है, वगैरह वगैरह। प्लान समझ में आ गया? धांसू प्लान है बॉस। लेकिन एक बात का ख्याल रखना। क्या? टीटी लोड होनी चाहिए। पता है यार, अब तो लुबना भी सारे दाव पेच से वाकिफ हो गई है। बताना जरूरी है। हाँ तो मैं क्या कह रहा था? टीटी लोड होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। दूसरे लफ्जों में अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान ली जाती है। शाबाश। मुखबिर की रिपोर्ट के मुताबिक बंगला नंबर 11 में काफी माल था। बंगले में सिर्फ मियां बीवी रहते थे। उनके बच्चे मुल्क से बाहर थे, लेकिन घर में काफी सारे जेवरात थे। प्लान के मुताबिक हम लोग बंगले पर पहुंचे।
आ रही हूँ। कौन है? पापा मैं सानिया। सानिया कौन? पापा एक मिनट दरवाजा खोलिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो ना दरअसल मैंने जल्दी जल्दी में उल्टी शलवार पहनकर आ गई हूँ। वो मेरे हस्बैंड हैं। क्या मैं एक मिनट के लिए आपका वॉशरूम यूज कर लूँ? फौरन से बस शलवार सीधी करके पहन लूंगी। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। शोर मचाया तो जान से जाओगी बुढ़िया। चलो अंदर। चल। जल्दी बता क्या चल जेवर का है? वो बैंक के लॉकर में। चालाकी दिखाने की कोशिश की तो जान से जाएगी। 2 गोली उतार दूंगा दिमाग में। हमेशा के लिए बोलती बंद हो जाएगी तेरी। मुझे बता। बोल। वो उधर अलमारी में है। अलमारी किधर है? वो उधर। ध्यान रख। उस रात हम तीनों पकड़े गए। पुलिस ने हम लोगों को पकड़ लिया। वली और वकार तो वैसे ही वांटेड थे। डाके के साथ साथ कई कत्ल के केसेस भी थे उन पर। मैं भी कातिल थी। मैं नहीं जानती
कि वली और वकार के साथ क्या हुआ, लेकिन हाँ मैं जेल में हूं। मुझे उम्र कैद की सजा हो गई है। अब तो मेरे बच्चे भी काफी बड़े हो गए। मैंने अपनी बहन से सिर्फ इतना ही कहा था कि पापा इन बच्चों को मेरे बारे में कुछ नहीं बताना। उनको कह देना कि उनकी मां मर चुकी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को मेरी वजह से शर्मिंदगी हो या उनका मुस्तकबिल खराब हो। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पुलिस ऑफिसर बने और मुझ जैसे बदमाश, बीमार जहनों यानी क्रिमिनल अफराद को पकड़े।